नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका 7th क्लास की सामाजिक की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने कल जो मेरी पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको हमारे अतीत भाग 2 इतिहास का फर्स्ट लेसन शुरू कराया था, क्लास 7th। इसमें हमने देखा था कि जो हमारा पहला लेसन था, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, हमने बात की थी। पहले एक मैप दिखाया गया था आपको, मानचित्र, और उसके 600 सालों के बाद का एक और मैप दिखाया गया था, जिसमें जो मैप है काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। मतलब हम कहें कि ये एक परिवर्तन था, हर एक चीज़ के अंदर परिवर्तन होता जा रहा था। हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और कर रहे थे। देखें कि पहले हमने देखा कि किस प्रकार से मैप, मतलब मानचित्र के जो बनाने की कला थी उसके अंदर परिवर्तन हुआ। फिर कुछ शब्दों के अंदर भी परिवर्तन हुआ, नए तथा पुराने शब्दों के बारे में हमने बात की। हिंदुस्तान शब्द के बारे में बात की कि किस प्रकार से हिंदुस्तान शब्द में बदलाव आया, कि जो पहले के इतिहासकार थे वो पंजाब, हरियाणा का आसपास का क्षेत्र, दिल्ली का आसपास का क्षेत्र, गंगा यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको ही हिंदुस्तान मानता था। दक्षिण भारत को उसमें शामिल ही नहीं किया जाता था। उसके बाद भाई इतिहास जानने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए काफ़ी सारे स्रोत होते हैं, जिससे वो सोर्सेज होते हैं, जिससे वो हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ सिक्के, शिलालेख, कुछ भवन निर्माण कला होती है, उसको देखकर ही इतिहासकार इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। परंतु इसके अलावा जो इनके लिए महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वो पांडुलिपियाँ होती है। पांडुलिपियाँ यानी कि हाथ से लिखी गई पुस्तकें। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, ये हाथ से लिखी जाती थी, एक मूल प्रति लिखी जाती थी, उसके बाद उसको आगे नकल किया जाता था, आगे उसको देखकर लिखा जाता था, जिसके कारण काफ़ी सारे परिवर्तन, उसमें जो शब्द समझ में नहीं आते थे तो जो लेखक था वो अपनी मर्जी से या अपनी समझ से वो लिख देता था। देखिए ये जो पिक्चर है ये वो पिक्चर है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति पांडुलिपि यानी कि किसी की नकल कर रहा है, किसी पांडुलिपि की, तो इसमें भी काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से, यदि आप मान लीजिए आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं होती है और आप अपने किसी मित्र से कॉपी लेते हो, कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आते तो आप अंदाज़ा लगा के लिख देते हैं, तो वो गलती रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से पांडुलिपियों के मामले में भी होता है। जब किसी लेखक को या किसी जो लिपिक होता है उसको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो वो अपने अंदाजे से उसको लिखने का प्रयास करता है, जिसके कारण वो गलतियाँ हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं नए और सामाजिक समूह, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। आज ये लेसन है पेज नंबर 7 के ऊपर है। देखो हमारा जो इतिहास है 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भाग। एक है प्राचीन काल, 3 कालों में बटा हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। जो प्राचीन काल है वो 700 ईस्वी से पहले के काल को, 700 से पहले का जो भी काल है वो हमारे लिए प्राचीन काल है। मध्यकाल 700 से लेकर 1700 तक या 1750 तक ये मध्यकाल है। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक काल की। 1700 के बाद का जो भी काल है, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी वो हमारा आधुनिक काल माना जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि अनेक परिवर्तन हो गए, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब नई तकनीक के दर्शन होते हैं। आज की तकनीक और उस समय की तकनीक में काफ़ी फर्क है। वो शुरुआती चरण था और आज हम देखते हैं कि हर एक चीज़ के अंदर काफ़ी सारा परिवर्तन किया जा चुका है। देखो ये चुनौती इसलिए रखता था कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहे थे, तो जो हमारे इतिहासकार थे उन्हें भी समझने में बड़ी दिक्कत आती थी। जैसे अब सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लग गया, कताई में चरखा और युद्ध में आग्नेय शस्त्रों जैसे कि बारूद और वाले हथियार का इस्तेमाल। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। ये सब कुछ होता रहा। देखो काफ़ी सारे परिवर्तन हुए, खान पान में, रहन सहन में, सिंचाई, खेती, सब में परिवर्तन होते रहे और यही हमारे इतिहासकारों के लिए चुनौती बनता गया। अब युद्ध में क्या हुआ कि युद्ध के अंदर पहले जो तीर कमान तलवारों का प्रयोग किया जाता था, अब बारूद वाले हथियार शुरू हो गए। सिंचाई वर्षा के ऊपर निर्भर थी, परंतु रहट का प्रयोग किया जाने लगा। कताई जो सूत काटते हैं उसके अंदर क्या हुआ कि अब उसमें चरखे का प्रयोग किया जाने लगा।
खान पान में भी काफ़ी परिवर्तन आया। आलू, मक्का, खान पान में भी काफ़ी परिवर्तन आया। देखो, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, अब इन चीज़ों का भी प्रयोग किया जाने लगा। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। उन लोगों के साथ आए मतलब विदेशियों के साथ आए। भारत में अब अनेक विदेशी भारत में आने लगे, यात्रा करने लगे, व्यापार करने लगे। वो अपने साथ खान पान की नई वस्तुएं लेकर आए, नए विचार लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह जो काल था, ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। हम लेसन 5, 6 और 7 में इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। मतलब अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत कर रहे थे। पहले क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान का मतलब ये है कि एक देश से दूसरे देश की यात्राएं करना आरंभ कर देते हैं। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर देशों की यात्रा कर दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने की अपार संभावनाएं मौजूद थी। भारत के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ पर लोगों को खूब पैसा कमा सकते थे, अपने भाग्य को आजमा सकते थे। इसलिए इस अपने भाग्य को पलटने के लिए ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आए। इस काल में जिन समुदायों का, देखो सबसे पहले तो ये देखें, ये पुराने समय का रहट जो लकड़ी का बना होता था, ये कुएं में से पानी निकालने का ये तरकीब बहुत पुरानी थी। अब शायद ही किसी खेतों में ये इस्तेमाल होता हो। अब ये परिवर्तन हो गया, इसकी जगह ट्यूबवेल आ गया, तो ये भी एक नई तकनीक ही है। तो देखें, बैत तो बड़ा। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 18वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, ओहम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जातियों आदि समूह ने भी उठाया। देखो भाई, इसमें राजपूत उस दौरान, अगर हम मध्यकाल की बात करें तो भारत में राजपूत राज्यों का उदय हुआ। राजपूत यानी कि राजा का पुत्र, इसके अंदर अनेक जो राजा के साथ जो शब्द था वे केवल राजा और सामंत वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सेनापति और सैनिक भी करते आए हैं और पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में वो सेवारत मतलब सेवा करते रहे हैं। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो कवि थे, जो राज दरबार के अंदर कवि थे, राजपूतों के राजाओं के दरबार में जो कवि थे, और जो चारण थे, चारण होता है कि जो घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और अपने राजाओं का गुणगान करते रहते हैं, गीत के माध्यम से करते रहते हैं, लोक गीतों के माध्यम से करते रहते हैं। तो उन्होंने अपने राजाओं की शक्ति का, पराक्रम का और राजभक्ति का गुणगान करते हुए चले गए। और इस दौरान यदि हम देखें, मराठों को, सिखों को, जाट को, ओहम को और बहुत सारी ऐसी जातियाँ थी जिनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, जंगल काटे जा रहे थे, खेती का इलाका बढ़ाया जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ और पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब जंगल काटे जाने लगे तो उन जंगलों के अंदर रहने वाली जो जातियां थी, जंगल के अंदर भी बहुत सारे लोग रहते हैं ना, वो जातियां, उनको अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ा। और कुछ जो वनवासी थे, जो वनवासी जो लोग थे, उनको ज़मीन की जुताई करने लगे, वो खेती करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियों, पुजारी, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, मतलब उन्हें टैक्स देना पड़ता था और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। स्थानीय मालिक वर्ग का मतलब है कि जो राजा होते थे, उनके जो मालिक होते थे, उनके यहाँ उन्हें काम करना पड़ता था, जो कि उसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाता था। ये होता था बेगार। परिणाम स्वरूप किसान के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। जो किसान, इसके अंदर देखो, पहले तो समाज में दो ही तरह के लोग रहते थे, अमीर और गरीब। परंतु अब क्या हुआ कि अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जिनके पास खेती की भूमि ज़्यादा थी वो ज़्यादा ही अमीर हो गए और जिनके पास खेती की ज़मीन नहीं थी वो गरीब हो गए। तो ये सामाजिक अंतर काफ़ी उभरने लगा।
कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी मतलब पशु भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे, मतलब कुछ ना कुछ अन्य कार्य करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजातियों में बट जाने लगे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग अपने काम के आधार पर अपनी जाति तथा उपजातियों में बंटने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जिस आधार पर वो काम करते थे उस आधार पर समाज में उन्हें ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, ये बदलता रहता था। कहीं जगह पर कुछ जातियां शक्तिशाली थी तो किसी क्षेत्र में वो उनको ज़्यादा शक्तिशाली नहीं माना जाता था या पिछड़ा हुआ माना जाता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, और जो जातियां थी अपने सदस्य मतलब अपनी ही जाति के सदस्यों को नियंत्रण करने के लिए, उनके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए वो अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, और जो नियम बनाए जाते थे उसमें जो भी जाति के बड़े बुजुर्ग होते थे उनमें एक सभा होती थी, वो सभा करवाती थी, जिससे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जातियों की अपनी अपनी जातियों की अपनी अपनी पंचायत, जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना वो नियमों का पालन करवाते थे, उसे जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव के मुखियों का शासन होता था। मिल मिलाकर वे राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। इस तरह से हमारे समाज के अंदर अनेक जातियां और उपजातियां बन गई। देखो, गांव के अंदर जो रहने वाले लोग होते थे अपनी ही जाति के लोगों के ऊपर वो कंट्रोल करते थे। जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना वो अपनी ही जाति के लिए कुछ नियम बनाते थे और उन नियमों का पालन करवाते थे। ये तो जाति पंचायत होती थी। गाँव की पंचायत और राजा के दरबार या कुछ जो मुखिया होता था, गांव का मुखिया, वो अलग होता था। हाँ, गांव के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जाति का क्यों नहीं था, वो गांव के कुछ नियमों का पालन अवश्य करता था, उसे करना पड़ता था। क्षेत्र और साम्राज्य, हमने देखो चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 और मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। हम क्षेत्र और साम्राज्य की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े साम्राज्य। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, इस देखो बलबन था, ये 1266 से लेकर 1287 तक इसने शासन किया था। कि प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, देखो प्रशस्ति का मतलब होता है कि प्रशंसा की गई, संस्कृत में एक श्लोक के द्वारा या उसके बारे में, राजा के बारे में, उसकी एक प्रशंसा के बारे में कोई चीज़ लिखी गई, राजा की प्रशंसा करते हुए में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। जो पूर्व में, जो हम बात करें गयासुद्दीन बलबन का जो साम्राज्य था वो बंगाल से लेकर पश्चिमी अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, मतलब कोई उसके सामने नहीं टिकता था। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9, जो हम लेसन 9 है, आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंश से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच में काफ़ी टकराव चलते रहते थे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अपने क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। मतलब अपना अपना साम्राज्य, मतलब राजा आपस में लड़ते रहते थे। कभी किसी ने किसका साम्राज्य जीत लिया, कभी किसने जीत लिया। तो साम्राज्य भी स्थायी नहीं होते थे, कोई ना कोई उसको जीत लेता था, उसकी जगह एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे, या छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। देखो अभी बताया ना मैंने कि ये सफल नहीं होते थे, ये स्थिर नहीं रह पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना करें, ये हम जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले। 18वीं शताब्दी के मुगल वंश पतन के ढलान पर था।
मतलब एक भारत का बहुत बड़ा ये वंश था, मुगल साम्राज्य, मुगल वंश। अब ये पतन हो रहा था, पतन मतलब ये समाप्ति की ओर चल रहा था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, मतलब अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, उसकी जगह छोटे छोटे राजा फिर उभरने लगे थे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्र की प्रकृति बदल गई, उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों में फैले इन क्षेत्रों के विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों के इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा। तो ये आज के लिए इतना ही। कल आपको तीसरी वीडियो में इस लेसन को कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। ओके।